श्री गणेशाय नमः। कुंडली मिलान के 13वें वीडियो एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली मिलान के 12वें वीडियो में हमने कुंडली मिलान में अष्टकूट के उपरांत दूसरे महत्व की बाबतों के बारे में डिटेल में देखा। उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वह भी हमने समझा। अब हम मंगल दोष के ऊपर बात करेंगे। किस परिस्थिति में यह जातक की शादीशुदा जिंदगी में असर करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मंगल दोष के ऊपर भी कम से कम 8 से 10 वीडियो बनेंगे, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दिव्य एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबको मेरे वीडियो समय पर मिलते रहे। अभी मंगल दोष किसको कहते हैं, मंगल दोष के क्या परिणाम मिलते हैं, मंगल दोष का निवारण कैसे होता है, और बाद में मंगल जो भी भाव में है उस भाव में मंगल क्या परिणाम देता है, वह कैसे लग्न जीवन को असर करता है, यह सभी चीज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसके उपरांत मंगल का ही दोष क्यों होता है, गुरु दोष या शनि दोष क्यों नहीं होते हैं, यह भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। काफी विद्वान कहते हैं कि जिस भाव में एक पात्र को मंगल होता है वह भाव में दूसरे को अगर शनि होता है तो मंगल दोष दूर होता है। वैसे शास्त्रों में तो बोलते हैं, मगर आज के जमाने में वह सही नहीं रहता है, और वो कैसे प्रॉब्लम आता है वह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस और गुस्से का ग्रह माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल कुछ खास ग्रहों में होता है तो उसे मांगलिक माना जाता है। अक्सर लोग मांगलिक शब्द सुनकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि यह एक ज्योतिषीय स्थिति है जिसका प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। सही जानकारी और उपायों से यह स्थिति जीवन को मुश्किल नहीं बनाती, बल्कि यह कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत ऊर्जावान, साहसी और मजबूत बना सकती है। जब जन्म कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में होता है तो इसे मांगलिक दोष कहा जाता है। इन घरों में मंगल का प्रभाव रिश्तों, स्वभाव और शादीशुदा जिंदगी पर पड़ता है। यही वजह है कि शादी के लिए कुंडली मिलान के दौरान कई लोग मांगलिक दोष पर विचार करते हैं। इसे जन्म कुंडली में मौजूद एक ऊर्जा पैटर्न के रूप में समझना चाहिए, जो सकारात्मक या चुनौतीपूर्ण परिणाम दे सकता है। मांगलिक लोगों का स्वभाव कैसा होता है, मांगलिक लोगों को आम लोगों की तुलना में थोड़ा अलग और मजबूत व्यक्तित्व वाला माना जाता है। उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है जो उन्हें अपने काम में तेज और उत्साही बनाती है। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और कुछ भी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। कभी कभी यह ऊर्जा चिड़चिड़ापन, गुस्सा या अधीरता के रूप में भी सामने आ सकती है। इन लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, वे मेहनती और अपने विचारों पर दृढ़ होते हैं। वे प्यार और रिश्तों में ज्यादा डिमांडिंग होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो मांगलिक लोग जीवन में बहुत नाम और सफलता हासिल कर सकते हैं। क्या मांगलिक होने से शादी में दिक्कतें आती हैं? तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक मांगलिक और एक गैर मांगलिक व्यक्ति की शादी से शादीशुदा जिंदगी में टकराव या असंतुलन हो सकता है। यही वजह है कि अक्सर सलाह दी जाती थी कि एक मांगलिक व्यक्ति को दूसरे मांगलिक व्यक्ति से शादी करनी चाहिए। हालांकि आजकल ज्योतिषी मानते हैं कि यह स्थिति हमेशा नकारात्मक नहीं होती है। कई जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो मांगलिक दोष को बेअसर या कमजोर कर देते हैं। साथ ही आजकल लोग समझदारी और भावनात्मक परिपक्वता के साथ रिश्तों को संभालते भी है। मंगल दोष कितने समय तक रहता है?
ज्योतिष के अनुसार मंगल दोष स्थायी नहीं होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और गोचर बदलते रहते हैं। आमतौर पर मंगल दोष का असर 28 से 30 साल की उम्र के बाद काफी कम हो जाता है। इसका असर मंगल की महादशा या अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है। कभी कभी कुंडली में दूसरे ग्रह अपने आप मंगल के बुरे असर को बैलेंस कर देते हैं। इसीलिए शादी के समय सिर्फ मंगल दोष होने के आधार पर फैसले नहीं लेने चाहिए। सही भविष्यवाणी सिर्फ पूरी जन्म कुंडली के आधार पर ही की जा सकती है। मंगल दोष के और उसके निवारण के शास्त्र निर्दिष्ट श्लोकों के बारे में हम कुछ पहले देखेंगे। जिस कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर मंगल होता है, वह कुंडली मांगलिक कहलाती है। ये हमने पहले देखा। अब हम शास्त्र आधारित कुछ श्लोक के बारे में जानते हैं। पहला श्लोक, लग्न व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कूजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशदः। अगर लग्न स्थान में या तो व्यय स्थान में मतलब के 12वें भाव में, पाताले मतलब चौथे भाव में, जामित्रे मतलब 7वें भाव में तथा अष्टम भाव में, कुंजे मतलब मंगल होता है तो कन्या पति का नाश करती है और पति कन्या का नाश करता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। एक जातक को मंगल है और दूसरे को मंगल ना हो तो ऐसा होता है। यह एक साधारण समझ लिया कि अगर एक जातक को मंगल हो तो उसके साथ मंगल चाहिए, नहीं तो एक दूसरे का विनाश करने का कारण बन सकते हैं। विनाश वह कैसे करेगा वो चीज इस श्लोक में नहीं बताया है। विनाश मतलब एक दूसरे का सेपरेशन भी हो सकता है। दोनों का अलग होना कुछ समय के लिए, या तो परमानेंट शादी के बाद डाइवोर्स भी होते हैं, या तो दोनों में से एक का मृत्यु हो सकता है। यह सब लग्न होने के बाद के परिणाम हैं। लग्न होने से पहले दोनों की सगाई, एंगेजमेंट टूटने से भी सेपरेशन आ सकता है, मगर विनाश वह तो लग्न के बाद ही होता है। दूसरा श्लोक, व्यथाष्टमे कूजे कुष्युते राहो च लग्नगे रंडाथ लग्नगे सूर्ये भौमे व दुर्भगा शनौ। श्री जातक ग्रंथ का 18वां श्लोक है। इसके हिसाब से 12वें भाव में या तो अष्टम भाव में मंगल क्रूर ग्रह या पाप ग्रह से युक्त हो, और अगर राहु लग्न में हो तो ऐसी स्त्री विधवा होने की संभावना रहती है। लग्न में सूर्य, मंगल या शनि हो तो ऐसी स्त्री भाग्यहीन होती है या तो रोग युक्त योनि वाली होती है, ऐसी संभावना रख सकते हैं। श्लोक में रंडाथ मतलब विधवा होना, दुर्भगा मतलब भाग्यहीन होना, या तो भग योनि मतलब योनि का खराब होना, योगिष्ट योनि वाली। इस श्लोक में कन्या के बारे में ही बताया है, पुरुष के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि उस वक्त पुरुष प्रधान समाज होता था। मगर हमको पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समझना चाहिए, मतलब पुरुष भी विदुर हो सकता है। तीसरा श्लोक, क्षेत्रांच संस्थितः लग्ने अशुभास्ते शुभप्रदा पुरेष्टमे च विधवा पापक्षेत्रे विशेषतः। स्त्री जातक का 21वां श्लोक है। क्षेत्र मतलब स्वगृही, अंश मतलब उच्च का। अगर लग्न में पाप ग्रह स्वगृही हो या तो उच्च का हो तो अशुभ के बदले शुभ फल देते हैं। अष्टम भाव में रहा हुआ क्रूर ग्रह पाप ग्रह कन्या को विधवा बनाता है। अगर वह क्रूर ग्रह पाप ग्रह की राशि में हो तो कन्या अवश्य विधवा होती है। चौथा श्लोक, नष्टात्मजा रवि कूजो खलु पंचमस्यो। खलु मतलब खरेकर, पंचमस्यो मतलब पंचवां स्थान। कन्या के पंचम भाव में सूर्य और मंगल हो तो उसके संतान ज्यादा जीते नहीं है। दोनों में से कोई भी एक ग्रह पंचम स्थान में हो तो भी वह संतान को मारता है।
अगर सूर्य पंचम भाव में हो तो काकवंध्या योग बनाता है। जब सूर्य स्वगृही या तो उच्च का हो तो यह काफी प्रबल योग हो जाता है। पहली संतान होकर मर जाती है, बाद में गर्भधारण न हो वैसी स्थिति भी हो सकती है। पंचम भाव में मेष का सूर्य ज्यादातर यह योग पावरफुल करता है। मेरे अनुभव के आधार पर जितना बलवान सूर्य पंचम भाव में होता है उतना संतान प्राप्ति में कष्ट आता ही है, विलंब होता है या तो मुश्किलें आती है। और यह श्लोक में मंगल भी कहा गया है। मंगल मतलब रक्त और शस्त्र मतलब सिजेरियन, मतलब कि लहू का निकलना। ऐसी कोई शस्त्र क्रिया करनी पड़े। वही मंगल पंचम स्थान में से अष्टम भाव में भी दृष्टि करता है, जो हर जातक के गुप्तांग का भाग है। मतलब कि मंगल की दृष्टि होने से उसमें कोई तकलीफ आ सकती है और उसके कारण उसके साथ संबंध रखने वाले अंदर के अवयव में भी तकलीफ उद्भव हो सकती है। स्त्री को गर्भाशय में और पुरुष को अंडाशय में कुछ विकृति आ सकती है, इसीलिए मंगल को भी यहाँ बताया गया है। पंचम भाव में से जो चीज देखी जाती है उसमें संतान भी देखते हैं, ज्ञान भी देखते हैं, गत जन्म में क्या था वह भी देख सकते हैं, राजकारण भी देख सकते हैं। ऐसे ज्ञान का अभ्यास भी यहाँ से देखा जाता है जिसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मतलब कि पंचम भाव में सूर्य का होना वह एक तरफ संतान के लिए बाधक होता है तो दूसरी तरफ योग, आध्यात्मिक चिंतन, मनन, आत्म तत्व का उत्थान, ये सबके लिए भी ज्यादा अच्छा है। मगर पंचम भाव में सूर्य हो तो काफी बार सेक्स में भी अरुचि रह सकती है। सूर्य जो है वह आत्म तत्व होता है। मतलब कि जितना बलवान सूर्य उतना आत्म उत्थान की ओर की गति ज्यादा होती है, भौतिकता तरफ की गति कम होती है। पंचम भाव में सूर्य जितना बलवान उतना ही खराब भी है। पुरुष में भी यह चीज देखने को मिलती है। पंचम भाव में रहा हुआ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और हर्ष, केतु और हर्षल, ये 6 ग्रह संतान प्राप्ति के लिए हमेशा कुछ न कुछ अवरोध जरूर देते हैं। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में मंगल दोष के दूसरे श्लोकों के बारे में आगे बात करेंगे। मंगल दोष पर कम से कम 8 से 10 वीडियो बनेंगे। इतना डिटेल में मंगल दोष को समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो, कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +918866622122। आप सभी को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिले। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।